नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आशुतोष झा और आज के हमारे इस बेहद ख़ास पेशकश में हमारे साथ है मेजर मोहम्मद अली शाह। इनके बारे में मैं जितना कम कहूँ, उतना बेहतर। इसलिए नहीं कि इनके बारे में कहने के लिए चीज़ें कम हैं, पर 2 ख़ास वजूहात हैं, जिनसे मैं चाहता हूँ कि आप पहले रूबरू हों। सबसे पहले ये कि अपने बारे में जितना ये बताएँ, जब मैं बताऊँगा, ना तो वो बात उतनी अच्छी लगेगी, ना वो बात सही मायने में आप समझ पाएँगे कि मैं किस चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ। और दूसरा, जब कहने को बात बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ज़बान से और लफ्ज़ों से बयान नहीं की जाती। बिना ज़्यादा वक़्त ज़ाया किए मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ, मिस्टर मोहम्मद अली शाह। सर, बहुत खुशी की बात, बहुत सौभाग्य की बात हमारे लिए कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मेरे को याद किया। शुक्रिया। तो सबसे पहले सर हम आपकी कहानी से शुरुआत करना चाहेंगे। कैसे शुरुआत हुई मेजर मोहम्मद अली शाह की? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत-बहुत मेरे को ये दावत देने के लिए इस चैनल पे, और बड़ा प्रेस्टीजियस और बहुत ही पॉपुलर चैनल है आपका। अब बात करते हैं मेरे सफ़र की। भैया, मेरा सफ़र बहुत सरल रहा है। मैं भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा जी। और बचपन में मेरे को दिक्कत बहुत होती थी हकलाने की, तुतलाने की, अटक-अटक के बातें करने की, और बहुत पतली-सी आवाज़ थी। हर कोई मेरा मज़ाक उड़ाया करता था बचपन में। एंड आई वाज़ ऑलवेज़ टीज़्ड, बुलीड। मेरे को हमेशा भई मैं फिट नहीं होता था सबके साथ, दोस्तों के साथ। तो कई दोस्त मेरे साथ कोई क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मेरे को टीम में शामिल नहीं करेंगे, अपने साथ नहीं खिलाएँगे। दूर बैठ के मैं बस देखता था, अरे हाँ, वो खेल रहे हैं। एक दिन मैं भी इनके साथ शामिल होऊँगा, देखूँगा, खेलूँगा। क्योंकि मैं अलग था थोड़ा, कि भई शायद कमज़ोर था और मैं शायद इतना अच्छा प्लेयर भी नहीं था। तो थोड़ा बहुत दिल में लगती थी ये बात मेरे को, और मेरे को हकलाने-तुतलाने की प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा इसको प्रॉब्लम को दूर करना है। तो फिर मैंने अपनी इंग्लिश रीडर निकाली, हिंदी रीडर निकाली, और मैं ज़ोर-ज़ोर से लाइनें पढ़ी मैंने। बस उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया। आप यकीन मानोगे आशुतोष भाई, उसके बाद तुतलाने की, हकलाने की, अटक-अटक के बातें करने की, वो सब आदत छूट गई मेरी। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? आप अपने हाउ लिए डू आई क्या कीप करते हैं? मायसेल्फ मोटिवेटेड? वेरी गुड क्वेश्चन। दैट कम्स थ्रू seeing a lot of failures, a lot of rejections. And when you see that, and you understand the law of wasted effort. Law of wasted effort says, a lot of people would read law of attraction, how to attract money, but law of wasted effort is, I think, very, very pertinent. It says, it gives examples where a lion succeeds only 25% of its attempts in finding the prey. Wow. Deer. The rest 75% is unsuccessful. Deer gives it a wild chase and bug the deer. A bear, more than 80% of them, not 80% of them, lose their lives before puberty. वो बचते नहीं है, बहुत कम बचते हैं. Seeds, हर कोई germinate नहीं होता, बहुत कम seeds sprout करते हैं. Similarly, you have to keep trying. And when I went to Mumbai, I had a hard struggle, yeah, very hard struggle, and I could only sustain that because I was a trained army officer. और कोई होता, वो मुझे लगता नहीं कि वो झेल पाता जो what ये I. आप अपने सिल्वर स्ट्रगल की बात कर रहे हैं? हाँ. और कोई होता तो I don't think वो झेल पाता, only because of military training. You guys are from military school, yeah, so you are toughened up. आधे फौजी तो आप already हो, so you know how it is. I mean, with all respect to civilians, वो नहीं झेल पाते जो हम झेल पाते, जो हम देख पाते हैं. Especially with again all respect to day scholars, जो boarding school makes you ना, that toughening up it gives you. You can eat anywhere, sleep anywhere, talk to anyone anywhere, travel anyhow. Live in any type of conditions में नहीं ही यार, फर्क पड़ रहा है। वाह। आप एक 7 स्टार होटल में भी इतने कंफर्टेबल हो गए, आप झोपड़ी के नीचे भी इतने कंफर्टेबल हो गए. तो वो चीज मेरे को एडवांटेज रही फौज में, जिसका फायदा आपको मुंबई आके मिला। उसका फायदा मेरे को मुंबई में मिला. So it makes you, like in फौज, out of teenage boys, it makes you a man, yeah. It makes you a rugged, tough soldier. अच्छा, I know you usually prefer your medium of language to be English in ना your ना ना, आपके नहीं podcast में। नहीं, बल्कि हमारी बल्कि मैं तो जनता कहता is हूँ, very Hindi centric। मैं तो कहता हूँ हिंदी में ज्यादा बोलो. नहीं, इट्स नॉट कि भाई आई वुड प्रेफर हिंदी एक्चुअली. इसलिए क्योंकि हिंदी से आप मास्टर्स को कनेक्ट कर पाएंगे, Exactly, that's है the ना. idea। आप रीच कर पाएंगे मास्टर्स को हिंदी में ही. अंग्रेजी में वो क्या आप अच्छा भी बोल रहे हो, कंटेंट भी अच्छा हो, समझ में नहीं आया क्या मतलब. हम 2% के लिए तो केटर नहीं कर सकते। या और क्या. तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को जाना. फिर मैंने CDS, कमांड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम दिया था, और एक 9 पैरा कमांडोज के ब्रिगेडियर तस्ती खाना साहब हैं, उन्होंने 9 पैरा कमांडोज कमांड किया था.
तो उनने बोला बेटा तुम मरून बेरे तुम जाओ फौज में 5 साल के लिए भले शॉर्ट सर्विस करो, इट विल मेक अ मैन आउट ऑफ यू, तुम्हें बना देगी बिल्कुल फौज, और 9 पैरा कमांडोज में ही जाना। तो मैं ठीक है, तो मैंने फौज एग्जाम दिया केवल 9 पैरा कमांडो जाने के लिए, वो कलेक्ट थ्रू हो गया। फिर मैं अकेडमी में आ गया ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैं जब फौज में गया, लंबे बाल, मैं अलग ही किस्म का था, वो नहीं है लक्ष्य में ऋतिक रोशन, मैं ऐसा क्यों हूँ, उस टाइप का था मैं बंदा। फौज ने एक बंदा बना दिया बेसिकली। उसके बाद फ्रंट रोल, बैक रोल, साइड रोल बहुत हुआ ये वो, मगर लाइन यार्ड अभी भी मिला नहीं मेरे को। लाइन यार्ड होता है उससे आप छुट्टी पे, आप संडे को आप पिक्चर देखने जा सकते हैं, टाउन बाहर खा सकते हैं खाना। फिर पासिंग आउट परेड हुई थी। पासिंग आउट परेड में क्योंकि मैं फौजी खानदान से आया करता था, मेरे जो पूर्वजन हैं उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया है। मेरे फादर ने 71 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया है। लौंगीवाला बॉर्डर पे थे वो, आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, उसी इलाके में थे मेरे फादर। और तो फौजी खानदान से आते जितने भी मेरे ब्रदर लॉ नेवी में सर्विस कर रहे हैं, वो अपनी वर्दी में आए थे। मेरे अंकल्स हैं दोनों कर्नल साहब, वो अपनी वर्दी में आए। जितने भी मतलब फौजी लोग हैं सब अपनी वर्दी में आए कि अली की पासिंग आउट परेड है, बड़ा अच्छा मौका है, देखेंगे इसको यूनिफॉर्म में। और मैं जाके छुप गया। क्यों? क्योंकि मेरे को पनिशमेंट इतनी खाई हुई थी, और कंडीशन ये थी आपको पास आउट तो हो जाओगे आप, 6 सितंबर 2003 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कमीशन आपको अवार्ड की जाएगी। आप पासिंग आउट परेड होती है ना, कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है यहाँ पे स्टार पीओपी, तो आप उसमें मार्च नहीं करोगे अपनी कंपनी के साथ। उल्टा मेरे को कहा कि आप अपनी कंपनी के आगे जब वो पुशअप की पोजीशन में जाते हैं, रड़ा खा रहे होते हैं, पसीने बहा रहे होते हैं, आप खड़े होगे उनके सामने और बोलोगे अब मैं बॉन्ड हूँ, तुम लोग ढक्कन हो। ढक्कन तो मैं बहुत पोलाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप खुद समझ लो क्या कहा होगा मैंने, ठीक है। मैं बॉन्ड हूँ, आप सब लोग ढक्कन हो। आप भी नहीं, तुम सब लोग ढक्कन हो। तुम लोग यहाँ पसीने बहा रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, हा हा हा। और मेंटल टॉर्चर, वो ह्यूमिलेशन था मेरे लिए बहुत। उसके बाद क्या हुआ, 6 सितंबर को जब मैं छुप गया तो स्टार तो लग गए, मगर पासिंग और परेड से मैं गुजरा नहीं, तो वो दिल में चोट थी। और इसका एक हिस्ट्री भी है। 1987 में जब मैं बच्चा था, तो आप लोग पैदा भी नहीं होंगे शायद उस टाइम पे, हाँ, तो मेरी सिस्टर का, बड़ी सिस्टर है, उनका सिलेक्शन हुआ था स्कूल से, जो 26 जनवरी की बच्चों की झांकी जाती है, दसा जाता है 26 जनवरी की परेड के लिए। तो मेरी जो नाना है, मैटरनल ग्रैंडफादर, उनका इंतकाल हो गया था 23 जनवरी 1987 को। तो जाहिर सी बात है हम लोग 26 जनवरी से कुछ 2-3 दिन पहले ही हम चले गए थे मेरठ, अपने होम टाउन, उनके बेरियल के लिए, लास्ट राइट के लिए। तो मेरी सिस्टर उसमें हिस्सा नहीं ले पाई परेड में। और मेरे एक अंकल हैं जो मैंने बताया था कि वो भी आर्मर्ड कोर में थे जी। उन्होंने उसी साल राजपथ, तब अब कर्तव्य पथ राजपथ पे टैंक होता है आर्मर्ड कोर का दस्ता, वो यूट्यूब पे है वो वीडियो, वो दस्ता कमांड दिया था, राष्ट्रपति को सैल्यूट दिया था। तो उनसे भी मैं बहुत मोटिवेट था कि भाई यार ये एक ट्रेडिशन है, और उसी टेस्ट में मैं फेल हो रहा हूँ। मगर आप यकीन मानोगे, जिस साल मेरे 5 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन कंप्लीट हो रहे थे, उसी साल 26 जनवरी 2008 को, अब राजपथ था कर्तव्य पथ पे, मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया। क्या बात। और मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे, दोनों पाँव में, केवल यहाँ की ताकत और पेन किलर, बस। उसपे मैं 14 किलोमीटर की मार्च थी, लाल किले तक हम गए, और राजपथ, दोनों पाँव में फ्रैक्चर के साथ, दोनों पाँव में फ्रैक्चर के साथ। और राजपथ का जो स्ट्रेच है ना, जो दिल्ली आए हैं जिन्होंने इंडिया गेट देखा है, उनको पता होगा वो स्ट्रेच रायसीना हिल से इंडिया गेट तक। उसके बाद आप बाएं मुड़ते हैं लाल किले की तरफ, तो अब कोई कैमरा नहीं थी, कोई मीडिया नहीं थी, कोई ऑडियंस नहीं थे, कोई हमको देख नहीं रहा है। अगर मैं चाहता वही फ्रैक्चर पाँव के साथ, मैं एम्बुलेंस में बैठ सकता था, मेरी जिप्सी थी, जिप्सी में बैठ सकता था, आराम से मार्च नहीं करना, पैदल चलो, टहलते हुए चलते हो ना। मैं कोई नहीं देख रहा है मेरे को, मैं जानता हूँ, मेरे जवान जो है ना मेरे पीछे, वो देख रहे हैं अपने साहब को, कि उनका लीडर, उनका कंपनी कमांडर, उसने हार मान ली। भैया अगर मैं उस टाइम हार मान लेता, उन पे क्या गुजरी होगी सोचिए। तो मैं कहा नहीं, इंटीग्रिटी, ये एक फौज सिखाती है आपको। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी है अपने काम के प्रति, अपने प्रति आप ईमानदार हो जब आपको कोई नहीं देख रहा है। जब लोग देख रहे होते हैं तब तो बहुत आप नाटक करोगे, काम कर रहा हूं मैं, मेहनत कर रहा हूं, ये वो, ये हम बोर्डिंग स्कूल में भी करते हैं ना, ये
ये मखरापना, ये कोई दिख ही रहा है तो भैया हम दिखाने के लिए हम काम कर रहे हैं, टीचर आ गई क्लास के अंदर तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अरे खुद के लिए करो ना यार, जब कोई नहीं देख रहा है जब कोई तब नहीं आप देख क्या रहा कर रहे हैं? अपने लिए। तो वो परेड मैंने करी और उस दिन मेरी एंगेजमेंट थी, तय हो रखी थी वो। उसी दिन? हाँ उसी दिन, वाह। 26 जनवरी 2008 को। तो मगर उस दिन मंगनी नहीं हो पाई मेरी, बिकॉज ऑफ इतना मेडिकल रीजन, और मैं तो बाद में हुई मंगनी मेरी, सेम पर्सन ऑफ कोर्स, एंड तो दैट इज अ स्टोरी। आई मीन उसके बाद जब मैं फौज में कमीशन हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर में, बॉर्डर इलाके में, और मैं 2 साल रहा जम्मू कश्मीर में बॉर्डर इलाके में, जहाँ पे मैं मैन कर रहा था हिंदुस्तान की आखिरी पोस्ट, सबसे लास्ट में। और मेरे से 30 मीटर कितना होता है, आप यूं पत्थर मारेंगे, यूं चिड़िया भी मार देंगे आप, 30 मीटर। वहां पे थी पाकिस्तान की पोस्ट, तो यहाँ पे हमारा झंडा लहरा रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान का, और 30 मीटर केवल बीच में फेंसिंग, इतना सा फासला था बस। इतना फासला बस। और एक्साइटिंग भी था, कई हादसे भी हुए वहां पे, कभी रात को फर्स्ट नाइट में याद है मेरे को, बहुत बारिश बहुत तेज हुई थी, और रात मतलब सीज फायर नहीं हुआ था, सीज फायर बाद में हुआ 2003 में ही हुआ, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2003, तब तक नहीं हुआ था। तो रात भर फायरिंग चली थी, और मिल्टन की वाटर बॉटल देखी ना, उस टाइम में मिल्टन की वाटर बॉटल थी कि पानी ठंडा रहता है उसके अंदर, तो मिल्टन की बोतल ऊपर रखी थी मैंने, तो वो गिरी आके मेरे मुंह पे, मच्छरदानी लगाई हुई थी हमने, मच्छरदानी लगाई थी मच्छर से बचने के लिए ही नहीं, केवल क्योंकि जंगल इलाका इतना था, घना जंगल था, सांप बिच्छू तो बड़ी आम बात थी। अगर मैं रात को यूं अपनी आंख खोलूं तो कम से कम 2 या 3 सांप कम से कम मेरे मच्छरदानी में बैठे होंगे ऊपर। सुबह को मैं उठ रहा हूँ, बूट पहन रहा हूँ अपने, तो बिच्छू बैठे होंगे मेरे बूट के अंदर, सांप कर्ल होके घुसे हुए, मालूम ही नहीं पड़ेगा, आपको झाड़ना पड़ेगा धड़ धड़, फिर आपको वो पहनना पड़ेगा। और वो जगह भी ऐसी है कि वहां तक पहुंचने के लिए पहले तो आप अपनी जिप्सी में को आप एक चढ़ाओ, कराज होती है, वो कुछ 8 पहिए की गाड़ी, बड़ी मोटर सी कराज रिवर के थ्रू ले जाएगी, उस पर आप उतरोगे, जिप्सी जाएगी काफी कुछ किलोमीटर, उसके बाद कुछ चंद एक घंटों की आपकी क्लाइम है, आपको पैदल चढ़ना है, क्योंकि कोई रास्ता है ही नहीं, और वो रास्ता भी आपको अपने कमांडो नाइफ के जरिए आपने खुद बनाना है, आपको काट काट के आप चढ़े हैं। वो एडवेंचर लाइफ थी, और जहाँ पे मैं वहीं पे एक स्ट्रीम थी, एक वाटरफॉल थी, हम अगर रात को जब मैं सोया करता था ना वहाँ पे, अलर्ट होके हम अलर्ट सोते थे, हथियार के साथ। मैं नहा रहा हूँ तो हथियार मेरा हाथ से कभी स्लिप नहीं हुआ, वो मेरे शरीर का अंग बन गया था। खाना खा रहा हूँ तो हथियार हाथ में फिर भी जमा हुआ है, सो रहा हूँ तो आई एम हगिंग माय वेपन एंड स्लीपिंग, तो मतलब वो कहीं पे गया नहीं कहीं पे भी। तो जब मेरे को ऐसी नौबत आई ना कि अब मेरे को हथियार चलाना है, तो इतना मैं रिलेशनशिप इतना कंफर्टेबल हो गया था मैं अपने हथियार के साथ, तो आंख बंद करके भी मेरे को मालूम था, शिष्ट तो मेरा हमेशा अच्छा था, तो मैं आंख बंद करके भी यहाँ पे अगर दुश्मन है ना, उसकी आंख पे निशाना मारूंगा। इतना अभी भरोसा है मेरे को, इतना अभी भी इतना वैसा एम है कि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपको देख रहा हूँ, और यहाँ से कोई हरकत हो रही है, तो मेरे को सिक्स सेंस कहते हैं ना, वो सिक्स सेंस कोई चमत्कार नहीं है, साइंस है। तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि मेरे को मालूम होगा कि यहाँ पे खतरा है, यहीं से बैठे बैठे उसकी आंख पे निशाना मार दूंगा मैं, इतना भरोसा है अब तक। और आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो गई थी, तो जब मेरे को मौका मिला हथियार चलाने का, तो शिष्ट बिल्कुल एक्यूरेट, अचूक निशाना। तो ये उसके बाद फिर मैं चला गया, एक और दिलचस्प किस्सा ये है कि मैं गया एडीसी टू जीओसी स्पेको, नागालैंड में है, और वो जीओसी, वो जनरल साहब कौन थे? आपके फादर से? नॉट बैड, यस। और वो भी भाई एक जनरल मैक आर्थर थे। अपने आप में बहुत कमाल की बात है ना, बिल्कुल, यू गो एज एन एडीसी टू योर ओन फादर, बहुत जी हाँ, बहुत गर्व की बात, बहुत ही कमाल, बहुत जी। एक ट्रेडिशन टाइप था कि भाई अच्छा, और मेरे फादर ज्यादा स्ट्रिक्ट थे मेरे से जी। बहुत लोग सोचते हैं अरे यार 82 योर फादर मतलब बड़ा अच्छा ही बात है, आपको तो पेड हॉलिडे हो गया होगा। बहुत मुश्किल था वो, बहुत ही मुश्किल था। फादर सर थे, जैन सर, मदर मैम थी, कभी इनके घर नहीं गया मैं, अपना घर था अलग से, इंडिपेंडेंटली वहाँ पर आया करता था, ऑफिस आवर्स में, जी हाँ, दफ्तर में या यहाँ पे उनसे मिला करता था ऑफिशियल काम पे। और फिर मैं गया असम राइफल, और वहाँ पे नागामीज भी सीखी मैंने। क्या? हाँ, तो एक बतौर एडीसी जितना आपका स्टेंट था जो आपने सर्व किया, वो उसमें कहीं भी पर्सनल रिलेशंस नहीं आ पाए, वो पूरी तरह हमेशा से वो प्रोफेशनल ही रहा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और एक और बात है कि देखिए आज की तारीख में नेपोटिज्म की बहुत बात होती है ना जी, खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं
एक बात कहना चाहूँगा, देखिए जब मैं सन 2001 में ट्राई कर रहा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, तो मेरे चाचा जो हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, वो सगे चाचा हैं मेरे फादर के जी। छोटे भाई हैं और वो एनएसडी के बोर्ड में थे वो। मैं जी। कभी एक बार भी उनसे नहीं कहा कि मेरा सिलेक्शन करवा देगा या मेरी सिफ़ारिश करवा देगा ना। मैं कहा अगर मेरे में जो कि काबिलियत बहुत है, दूर की बात नहीं है, जो होता है, हाँ, करते हैं लोग ऐसा। करते हैं लोग, बहुत लोग करते हैं। मैंने कहा अगर मेरे में बात वो है तो मैं सिलेक्शन अपने आप होएगा, अपने दम पे होएगा। नहीं है तो फिर ठीक है, तो कुछ और बेहतर लिखा हुआ है। उस टाइम पे डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ, निराश हुआ मैं 2 बार, मगर ठीक। और ये जो टर्म नेपोटिज़्म है ना, ये मिड 17th सेंचुरी में कॉइन हुआ था इटली से। जब वहाँ के जो पोप, पादरी, बिशप, फादर्स, प्रीस्ट, पुजारी जो हैं चर्च के, उन्होंने कहा था कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है उनके संतान नहीं होंगे। अब संतान नहीं है उनके, तो उनके पास जो संपत्ति है या कुछ भी है, जो भी थोड़ा बहुत है, कहाँ किसको देंगे? बच्चे तो अपने हैं नहीं, तो अपने नेफ्यू को दे देते हो। तो नेपोटो, इटालियन में नेफ्यू बोलते हैं उसको। तो टर्म वहाँ से शुरू हुआ। फिर अपनी संपत्ति के बाद वो मिसयूज़ होने लग गया। अगर मेरे पास वो क्षमता है, इन्फ्लुएंस है कि आपको नौकरी दिलाने की, आपका दाखिला अनड्यू, आप डिज़र्व नहीं करते हो क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे नेफ्यू, आपको वो पोज़ीशन देने की, तो वहाँ से नेपोटिज़्म आया। तो ये टर्म वहाँ से आया। अब आप देखिए फ़ौज में भी बहुत कम जनरल्स ऐसे हैं जिनके बेटे उनके खुद एडीसी हुए हैं, बहुत। ठीक है? इसकी वजह है, मैं बताता हूँ क्या वजह है। पहली बात तो फ़ौजी ऑफ़िसर्स के बच्चे आज की तारीख में फ़ौज में बहुत कम आते हैं। उनके जितने बच्चे आ गए फ़ौज में, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग भी जनरल साहब बनेंगे। या तो वो ब्रिगेडियर से या कर्नल से की रैंक से रिटायर हुए। लेकिन शॉर्ट सर्विस एक बहुत ही कॉमन ऑप्शन जी होता हाँ। है। या तो वो रिटायर हो गए, फिर उनके बेटे को उन्हें कमीशन प्राप्त करी, ठीक है? फादर जनरल सर्विंग कर रहे हैं और बेटा लेफ्टिनेंट या कैप्टन उनके ये सामने है। बहुत वैसे ही बहुत रेयर है ये तो। और जो आ भी गए वो फादर के यूनिट में नहीं है। हुँ। मैं भी पैरा कमांडोज़ में जा रहा था, लेकिन मैं लास्ट रात को जब फॉर्म फिलिंग हुई, तब मैंने भर दिया आर्टिलरी का, क्योंकि मेरे जो अकेडमी में बटालियन कमांडर थे, वो भी आर्टिलरी के थे। उन्होंने हमें समझाया कि बेटा तुमको पैरा कमांडो में जाना है, अगर तुम्हारा वहाँ पे प्रोबेशन में सिलेक्शन नहीं होता है, तो तुमको कहीं और भेज देंगे जो तुमको पसंद नहीं आएगा। तुमको अश्योर्ड है, गारंटी है यहाँ पे। पैरेंटल क्लेम 1 मिल रहा है। तुम यहाँ पे आर्टिलरी में कमीशन ले लो, फिर यहाँ से आप पैराज़ में जा सकते हैं। पैराज़ में जाने के बाद प्रोबेशन क्लियर नहीं होता है, तो आपको कहीं और भेज देंगे। और यहाँ पे आप पैराज़ में जाने के बाद प्रोबेशन क्लियर नहीं होता है, तो आप वापस घर ही आओगे, इसी यूनिट में ही आओगे। तो ये बात समझ में आई मेरे को। लेकिन जब तक मैंने कमांडोज़ के लिए भी वॉलंटियर किया, मैंने जब तक ये सब वॉलंटियरशिप आ चुकी थी, मेरा तबादला हो चुका था वहाँ से 2 साल के बाद। मैं गया एडीसी टू जीओसी 3 कोर, फिर वहाँ से मैं असम राइफल्स गया, पैरामिलिट्री देखा, मणिपुर में बड़ा अच्छा मेरा वक़्त गुज़रा, नागालैंड में, मणिपुर में। बल्कि एक मोमेंटो रखा हुआ है कहीं पे कहीं, वहाँ पे पूरा मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, पूरा त्रिपुरा और आधा असम, साउथ असम, इस कोर के अंडर था, जहाँ का मैं एडीसी था। तो हर रोज़ मतलब कभी हवाई ये अपने हेलीकॉप्टर से चले गए अलग स्टेट, दौरा बहुत रहा। बाय रोड ऐसी-ऐसी जगहों पे गया हूँ मैं, बाय रोड, बाय व्हीकल एंड ऑन फुट, पैदल भी, जहाँ तक कोई नहीं गया होगा वहाँ पे। ऐसी-ऐसी जगहों देखने को मिली, ट्राइबल्स मिले, दोस्त मिले, और कहते हैं ना अगर ब्रह्मपुत्र रिवर एक बार क्रॉस करते हो आप, तो आपको 7 बार कम से कम वहाँ जाना पड़ता है। तो मेरा पहला टेन्योर हुआ, मेरे फादर ने कि कई टेन्योर हुए नॉर्थ ईस्ट में। तो एक बार क्रॉस किया एज़ एडीसी, फिर असम राइफल, फिर फौज छोड़ी, फिर सिविल कंपनी में, वहाँ के भी काम से मैं नॉर्थ ईस्ट जाया करता था कि भई ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कोई ये जानता है, वहाँ पे रह चुका है, इसको भेजो। वहाँ से भी खत्म हुआ कहानी, तो फिर मैं वहाँ पे गया जज करने के लिए मिस नॉर्थ ईस्ट या मिस नागालैंड या इस टाइप के कॉन्टेस्ट, या हॉर्नबिल फेस्टिवल हो रहा है या कोई फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र ने चीफ 7 गेस्ट बार पार करवा ही दिया आपको। तो नॉर्थ ईस्ट से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है। क्या? एक और बात सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात है भैया, मैं टीवी पे बोलता हूँ रोज़, अभी भी बोला था आपके आने से पहले, एज़ अ डिफेंस एनालिस्ट, मेरे को डिफेंस एनालिस्ट के बारे में ये भी नहीं आता था कि एनालिसिस क्या होता है। ना मैंने कभी फौज में किया था, फौज छुड़े हुए हो गए मेरे को कितने साल हो गए, तकरीबन 15 साल मान लीजिए आप। फिर मैंने एक ओपन लेटर लिखा था 2019 में, 14 फरवरी 2019 को, जब पुलवामा अटैक हुए थे तब। जी। तो मैंने ओपन लेटर लिखा टू जैश-ए-मोहम्मद
टेररिस्ट आउटफिट। बहुत लोगों ने बोला कि यार तुम किससे पंगा ले रहे हो, क्या कर रहे हो, मालूम है? मैं हाँ, अरे फौज रहते हुए नहीं डरे तो क्या, धमकियां जो वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, कुछ नहीं होगा, देखते हैं। मैं फेसबुक पे लगाया और मैं सो गया। और फेसबुक पे मेरे 5000 दोस्त हैं, वो लिमिट होता है, अपर लिमिट, उससे ज़्यादा जी। नहीं होते। तो 5000 का भी एक लिमिट है। तो जब मैं सुबह उठा, हम पहला काम क्या करते हैं जब हम सोते हैं, सो के उठते हैं? फ़ोन देखते हमारी हैं। जनरेशन सर फ़ोन ही देखेगी। फ़ोन देखते हैं भाई, उठते ही। इंस्टाग्राम पे कितने जी। लाइक आए, कितने कमेंट आए, कितने शेयर आए, फेसबुक, बिल्कुल। व्हाट्सएप पे कितने, सोशल मीडिया बेसिकली इतने हम स्लेव बन चुके हैं ना अपने ही वाक़ई में। डिवाइस के। तो मैंने भी फ़ोन देखा। अब मैं जो रात को लगाया था पोस्ट, मैं देखा कि उसके कुछ कितने हज़ार शेयर हो रखे थे और हज़ारों कमेंट, नहीं, शेयर 396 ऐसे कुछ शेयर थे, हज़ारों कमेंट से, हज़ारों लाइक थे। मैंने कहा भाई ताजुब है भाई, इतने बहुत बड़ी बात है यार, आज तक नहीं हुआ। लोगों को रिक्वेस्ट कर करके यार मेरी पोस्ट लगाइए प्लीज़ यार, शेयर कर देना, तब भी 4 शेयर मुश्किल से आते हैं। यहाँ पे अपने आप किसी को बोला नहीं, कुछ नहीं, और मैंने मिडनाइट, रात के 2:30-3 बजे लगाई वो पोस्ट, सुबह 6 बजे उठ गया मैं, क्योंकि मैं व्हिस्लिंग वुड्स में फैकल्टी था, मैं वहाँ पे एक्टिंग स्टूडेंट्स को मैं वहाँ पे ट्रेनिंग दिया करता था मैं। अब हैरानी हुई, मैं दोपहर के 12 बजे मैंने फ़ोन ऑन किया, स्विच ऑफ था, तो एक के बाद एक धड़-धड़ वो होता है ना मिस्ड कॉल अलर्ट, आपको एसएमएस आता है, इस टाइम पे इसने आपसे संपर्क करने की कोशिश करी, इस टाइम पे। तो नेशनल टेलीविज़न मीडिया के चैनल्स मेरे को कॉल कर रहे हैं और बड़े-बड़े चैनल मेरे को बता रहे हैं कि आपका वो लेटर आपने फेसबुक पे लगाया था, उसके 10 मिलियन शेयर हो चुके हैं, दोपहर के 12 बजे तक। मुझे यकीन नहीं आया। तो मैं देखा जो जहाँ पे मैं 396 तो अलग बात है, ₹1000 शेयर पे वो कमेंट्स पे खुश हो रहा था, 10,000 मिलियन शेयर, मैं व्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर की बात कर रहा हूँ। तो पर शेयर आप लगा दिए हिसाब, अगर एवरेज कम से कम कंजूसी भी करते हैं, पर शेयर आप 100 मान लिए, तो एक अनुमान तौर पे उससे कई ज़्यादा ऊपर है, मगर मैं अनुमान तौर पे बता रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए आप, तो आप सोचिए उसकी व्यूअरशिप कितनी गई होगी। इतनी ज़्यादा आईबॉल्स उसने ग्रैब की। इतना वायरल हुआ वो, तो मेरा इंटरव्यू होने लग गया टीवी चैनल्स पे कि भई आपने क्या सोच के लिखा था वो लेटर, क्या संदेश आप पहुँचा रहे थे। अब मैं जितना इंटरव्यू और दूँ उसके बारे में, उतने व्यू उसके और बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जिनको मालूम भी नहीं होगा उस अब वो लेटर के बारे में, इंटरव्यू देखने के उन्होंने बाद टीवी वहाँ पे देख जाके लिया मेरे को। अच्छा, वो गूगल करेंगे या सोशल मीडिया पे देखेंगे, वो लेटर और ज़रूर देखेंगे, उतना वायरल वो और हो रहा है। वो वायरल की हवा चली करीब 10 दिन, और मैं आपको बताऊँ 2 हफ्ता मैं लगातार हर टीवी चैनल पे छाया हुआ था बिल्कुल। एक सुपरस्टारडम होता है ना वो, उस टाइप से। मेरे घर के बाहर 8-8 चैनल की ओबी वैन रात-रात भर पार्क, बड़े-बड़े एंकर घर के बाहर, वो लाइफ मैंने देखी है। और मैं पैनल में बैठा हुआ हूँ, फॉर्मर चीफ्स, सर्विस चीफ्स, फॉर्मर डिप्लोमैट्स, बड़े-बड़े महाहस्ती जो इतने बुजुर्ग लोग हैं, इतने वरिष्ठ सीनियर लोग हैं, उनके साथ बच्चा बैठा हुआ है पैनल पे और बात कर रहा है। तो मैं पढ़ के गया था, मैं पढ़ के जाता हूँ, मैं पूरा रिसर्च करके जाता हूँ मैं, अपने thoroughly। हाथ में जो होमवर्क तो सर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एंकर कोई सवाल कर ले और आप बैठे हो इतने वरिष्ठ लोगों के साथ, तो आपको एंकर एक सवाल करे, आपको 25 सवाल आपको आने चाहिए, जवाब आने चाहिए हर एंगल से। यहाँ से भी फायर कर दो, यहाँ से भी फायर कर दो, यहाँ से भी फायर कर दो। तो मैं पूरा पढ़ के पूरी तैयारी के साथ तब से लेके अब तक वो दिन और आज का दिन, मैं रोज़ आया हूँ टीवी पे, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। उसपे मेरे कई सारे एनालिसिस हैं, मोटिवेशनल टॉक्स हैं और कहानियाँ मेरे को बहुत आती हैं भैया, मतलब क्योंकि मैं तजुर्बे ऐसे हुए हैं ना मेरे जी। साथ। एक बार तो मैं बाय एयर कारगिल से मैं गया था नागालैंड, लिफ्ट माँग के बाय एयर हिचहाइक करते हुए। एयर हिचहाइकिंग। बाय एयर हिचहाइकिंग। लोग बाय रोड हिचहाइक करते हैं ना, यहाँ से धोलकवा कर लिया या दिल्ली से मेरठ कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कारगिल से नागालैंड आया हूँ एयर हिचहाइकिंग। वर्दी डाल के एयरफोर्स का जहाज़ था, उनसे पूछो, वो मना नहीं करते। अनुमान तौर पे अपने सर्विस ऑफिसर को ले आते हैं, एक इंडेमनी बॉन्ड साइन करना पड़ता है, वो आप कर लेते हैं आप। तो मैं कारगिल से आया चंडीगढ़, नहीं कारगिल से आया श्रीनगर, श्रीनगर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, अलग-अलग जहाज़ों में, ठीक है? सब्ज़ी कोरियर में, जैसे कि पानी वो ट्रक वगैरह होती है ना सामान की, वैसे गुड्स कैरियर भी होते थे, जहाज़ भी होते हैं। तो उसके बाद वहाँ से कोरियर लिया, कोरियर जा रहा था जोरहाट। कई बार वो कोरियर जो है जोरहाट के बजाय बैंगलोर लैंड कर जाएगा। जोरहाट की बजाय बैंगलोर। ऐसा भी हुआ जोरहाट है, असम में है। कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार, बहुत कॉमन है। क्योंकि मौसम खराब हुआ या कुछ आपको लैंडिंग के संकेत नहीं मिला, तो आप वहाँ से ले जाओगे कोरियर वहाँ से, या आपको मैसेज मिला वहाँ नहीं जाना है अब यहाँ आओ, तो अब रात है, तो वो रिस्क लगा रहता है। आर्मी के तो बहुत किस्से हैं, आर्मी के तो बहुत किस्से हैं।
एक बार जब अकेडमी में हमारा सेकंड डे था, हम आज ज्वाइन करे थे और अगले दिन हमको बोला गया आपको हेयर कट मिलेंगे और एक पुल अप बार है उसके ऊपर लटकना पड़ेगा और उल्टा लटका दिया जाएगा। और वो लंबे बाल लेकर आया था, कोई पॉइंट लेकर भी आया था, गिटार लेकर आया था, पता नहीं क्या समझ रहा था ट्रेनिंग के टाइम में गिटार बजाओगे या क्या करोगे आप। तो बाबर आएगा सुबह 5 बजे, तो हमने खूब उल्टा लटकने की कोशिश करी, हमने रात भर हमने प्रैक्टिस करी। और जब सुबह का टाइम हुआ तो देखा कि लाइन लगी हुई थी और होता ना पहले आप उस टाइम पे भी पहले आप हो रहा था, मगर इसके लिए डर के मारे मगर उल्टा पहले आप हो रहा था कि भाई तुम्हारे पीछे मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा पहले। फिर देखा झाड़ियों में से एक बंदा निकल कर आया, भयंकर लग रहा था वो, बिल्कुल मोटी मोटी आंखें थी उसकी, भयंकर शक्ल थी और इतनी लंबी कैंची थी उसके पास। हमने कहा, मर गए भैया, बाबर उल्टा लटकाएगा भी हमको, कहीं गर्दन वर्दन ना काट दे, कहीं कान ना काट दे। वो था गार्डनर एक्चुअली, हमको मालूम नहीं था उस टाइम पे, वो अपना काम करने आया था। फिर बाबर आया, बड़े अच्छी तरीके से ऑफिसर की तरह आपको बिठाया और क्रिकेट हुआ। हम दौड़ के जा रहे थे अपने बैरक फॉर्मेशन में, 333 की फाइल थी। एक सीनियर ऑफिसर थे जिनकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी वहाँ पे, वो लोग सुबह की अर्ली मॉर्निंग वॉक से गुजर रहे थे और हम लोग वहाँ से दौड़ते हुए जा रहे थे। तो जैसे ही सीनियर गुजरते हैं, आपको बोलना है जय हिंद सर, तो आपको बोलना पड़ता है वहाँ से। तो हम जय हिंद, वो भी रिप्लाई करेगा जय हिंद सर हुआ। फिर हम में से किसी एक ने बोला गाइस द ब्यूटी एंड द बीस्ट। उफ, उसे सुन लिया, जाहिर सी बात। तो बोलता है क्या जोकर्स, करो पुशअप्स, कम ऑन। तो और चेन्नई में गर्मी इतनी पड़ती थी भैया, सुबह सुबह ही गर्मी थी और गर्मी ऐसी होती है कि दोपहर को खास तौर से अगर आप पुशअप करते हैं तो आपके खाल रोड पे ही चिपक जाएगी। हाँ, और जब आप खड़े होंगे ना, आप एक लाइन से देखोगे कि जितने के हाथों की जो निशान, सबकी खाल उधरी हुई, कहते हैं खाल उधार दूंगा, तो ये वहां से आता है बेसिकली, उस टाइप से। तो सबकी स्किनिंग अप वो कहते हैं। तो वो कहता है नाउ ओन अप, आप में से किसकी मजाल थी कि मेरे बेटी को बीस्ट बोले। अरे बहुत किस्से हैं ट्रेनिंग के भी, और फिर जम्मू कश्मीर के भी, और फिर नॉर्थ ईस्ट के भी, फिर असम राइफल्स के भी। एक और बात, मजे की बात यह है कि तो मैंने अपने फादर के साथ काम किया है जब मैं एडीसी था। मैंने काम किया है नसीर अंकल के साथ, मैं नसीर साहब नहीं बोल रहा अभी, नसीर अंकल बोल रहा हूँ। और उनके साथ थिएटर किया है मैंने, थिएटर वर्कशॉप भी करी है और स्क्रीन पे भी द टैशकिन फाइल, वो यूट्यूब पे है वो सीन। द टैशकिन फाइल, कश्मीर फाइल से पहले आई थी द टैशकिन फाइल, विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी, पल्लवी जोशी थी इसमें, मंदिरा बेदी थी और कई लोग अच्छे कलाकार थे इसमें। और तो उनमें मैं स्क्रीन शेयर करा है जहां पे मैं उनका सीनियर होता हूँ, जहाँ पे मैं उनका बॉस होता हूँ, उनको मैं झाड़ता हूँ ऑफिस में उनको बुला के। ये वो यूट्यूब पे वो जाके सीन पता या किया जाएगा, तो मैंने फिल्में करी कुछ, सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान करी, हैदर करी, विशाल भारद्वाज की, तिग्मांशु धूलिया के साथ काम करा। तो फिल्में कई करी, मगर छोटे मोटे काम रोल मिल रहे थे, वो भी मैंने करे, क्योंकि मैं जिंदगी में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझा। काम काम होता है और काम करने वाला छोटा बड़ा होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने अपना पहला रोल किया था फिल्म में 1998 में, सईद मिर्जा की फिल्म थी, फिल्म इंस्टीट्यूट में, 13 मिनट की फिल्म थी। उसमें मेरा रोल था 3 सेकंड का रोल था मेरा। तो हीरो खड़ा हुआ है, उसके पीछे से गुजरना है मेरे को, करोगे? मैंने हाँ वो भी करूंगा। तो वहाँ पे मैं तो सईद मिर्जा जो काम है उनका वो, यस। तो हालांकि जब मैं देखा मैं कॉलेज में शूटिंग हो रही है, मैं गया सईद मिर्जा के पास, डायरेक्टर साहब के पास। तो मैं सर मेरे को भी रोल चाहिए। मैंने कहा भाई बेटा अभी कास्टिंग तो हमने महीने पहले कर चुके हैं। तो मैंने ट्राईपॉड बाईपॉड उठाना, कैमरा उठाना, रिफ्लेक्टर्स पकड़ना, सबको चाय पानी पिलाना सेट पे, बेसिकली ये पढ़ा लिखा स्पॉट बॉय, वो काम किया। उन्हें 3-4 दिन मेरे को ऑब्जर्व करा। हाँ, तो उन्हें बोला यार बंदे में जुनून तो है यार, मेहनत कर रहा है बंदा। तो उन्हें बोला कि एक रोल है, करोगे? मैं तो करूंगा नहीं, दौड़ चलेगा, चले नहीं, दौड़ूंगा, मैं करूंगा, क्योंकि मैं रोल के लिए आया था पहले इनके पास। उन्होंने कहा ठीक है, हीरो यहाँ खड़ा हुआ है, तुम सीढ़ियों के नीचे से आ रहे हो, सीढ़ी चढ़नी है और वो ही तुम्हारा सीन है, तुम कम से कम फ्रेम में होगे। तो मैं करूंगा, मात्र 2-1 सेकंड का होएगा सीन, मैं वो भी करूंगा मैं। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस कि यार बंदा, इसकी आग इसके अंदर है कि भाई करना है, बस तमन्ना है करने की। अब जब वो रोल था 3 सेकंड का रोल था, वैसे वो मैं थोड़े फुटेज खाई, नया था उस टाइम ना, मैं अनट्रेन था, रॉ था थोड़ा। तो वो 3 सेकंड का रोल मैंने 5 सेकंड में कंप्लीट किया, ताकि मैं फ्रेम में और 2 सेकंड और लंबा रह सकूँ मैं। वो यूट्यूब पे है वो सीन। हाँ, मेजर मोहम्मद अली शाह FTI फिल्म करेंगे तो वो आ जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने एजेंट विनोद में भी काम किया, करीना कपूर के साथ,
फ्रेम में साथ में था। सैफ अली खान ने प्रोड्यूस की थी ये फिल्म, वो भी जी। थे इसमें हीरो। तो फिल्म में बड़ी-बड़ी करी, बड़े-बड़े लोगों के साथ काम करा, मगर वो मज़ा नहीं आ रहा था। अवरोध करी, सर्जिकल अच्छा मेरे को पैरा कमांडो बना था फ़ौज में, रियल लाइफ में तो बना नहीं, रियल लाइफ में ज़रूर बन गया मैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स पे फिल्म थी अमित जी। साध के साथ, अवरोध वो के नेटफ्लिक्स पे आई थी, अमेज़न प्राइम में भी थी मेरे ख्याल से, और उसमें मैरून बेरेट पहन के मैंने पैरा कमांडो की भूमिका निभाई। तो वो मगर मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग इतना, क्योंकि पॉलिटिक्स भी बहुत है। आपको कौन कब ऑडिशन, मेरे को बहुत लोग ऑडिशन पे बुलाते भी नहीं थे, क्योंकि दे न्यू ऑडिशन दूँगा तो क्रैक कर जाऊँगा मैं। वो एबिलिटी, वो टैलेंट, वो स्किल तो है मेरे में, मुझे अभी भी मानता हूँ। तो वो अपने भाई बंधु को बुलाएँगे इस तरीके से, तो मैं मज़ा भी इंडस्ट्री नहीं, जिन चीज़ों के लिए हाँ, तो मज़ा भी नहीं आ रहा था मेरे को। तो मैं वहाँ से 2019 में एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल स्पीकर बन गया। आई स्टार्ट गेटिंग पेड फॉर स्पीकिंग। तो मेरे स्कूल डेज़ में मेरे को मालूम नहीं था कि भई एज़ अ स्पीकर भी आपको पैसे भी मिलेंगे, आप कमाओगे भी, बोलने के। हमारे खानदान में कोई स्पीकर था नहीं। आर्मी से आए हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, एक्टर हैं। अब मैंने कहा भई अच्छा, नसीर साहब के अलावा उनकी वाइफ रत्ना पाठक है, वो भी एनएसडी से हैं, उनकी बेटी हिबा शाह वो भी एनएसडी से हैं। तो हिबा की खाला जो हैं, सुरेखा सीकरी, उनका इंतकाल हुआ अभी कुछ टाइम पहले, वो भी एनएसडी से हैं। रत्ना की बहन सिस्टर सुप्रिया इस पाठक का प्रोजेक्ट से हस्बैंड पंकज कपूर, उनके शाहिद कपूर के शाहिद पेरेंट, ये तो अच्छा खासा पूरे ट्री बना जी। या तो वो भी पूरा एनएसडी से हैं। एनएसडी, हाँ। बल्कि शाहिद का बहुत कम लोग जानते हैं, 2001 में जब मेरा दाखिला नहीं हुआ था ना एनएसडी में, तो शाहिद कपूर, रणदीप हुड्डा और मैं, हम 3 नसीर साहब से ट्रेनिंग ले रहे थे इन एक्टिंग। ये 2 बम्बई आए और मैं फौज में गया उसके बाद। तो इन्होंने रियल लाइफ में स्टार बने ये लोग, मैंने अपनी वर्दी पे, अपने कंधे पे स्टार कमाए मैंने। मैं कभी एक्टर की कोई उम्र नहीं है, मैं कभी भी एक्टिंग कर पाऊँगा, मगर अगर मैंने ये वक़्त नहीं फौज में आया मैं, तो 25 साल के बाद मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा फिर बिल्कुल। फौज के लिए। तो और जो मेरे एक्सपीरियंस तजुर्बे होंगे, वो अलग ही होंगे, अलग लेवल के होंगे। तो इसके लिए फिर अच्छा किया, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कुछ बहुत अच्छा गँवा देता, खो देता अगर मैं फौज में नहीं आता तो। तो हमारे साथ थे मेजर मोहम्मद अली शाह, आर्मी वेटरन और रेनाउड टेडेक्स स्पीकर, जिनके नाम सबसे ज़्यादा टेडेक्स शोज़ करने का तो कीर्तिमान है ही। इनके अलावा इनकी जितनी अचीवमेंट्स हैं, एक एक्टर के तौर पर, एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर, इन सब का आपने ज़िक्र सुना, और मुझे उम्मीद है कि अचीवमेंट्स नहीं है भाई, अचीवमेंट्स तो अभी हुई नहीं है कुछ, अभी मैं करूँगा अभी। कुछ अर्थ शैटरिंग करा नहीं अब तक ये ज़िंदगी वो में। वाला है ना, फिर आपके अंदर का इकबाल भी तो जाग जाता है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं, तो शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। एंड हैव यू रेड कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सोहनलाल द्विवेदी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड सिंस यू गेट दैट फ्रॉम मिलिट्री स्कूल ना, एक वेरी नाइस पोएम बाय माखनलाल चतुर्वेदी, वी लर्न इन स्कूल, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं। मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। So I love your interest in poetry as well, yeah. I love शेर शायरी and नज़म्स, पोएट्री, चाहे अंग्रेजी हो, उर्दू हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा मैं आपने अपना समय निकाला, हमें वक्त दिया। थैंक यू ब्रदर। Such a beautiful अरे